अपन बात करते थे पोटेंशियल एनर्जी की। क्या मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा चुका था? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन चर्चा कर चुके थे, कोई बुराई वाली बात? चलो भाई और आगे चलते हैं। अगर अपन और बात करें तो चलो भाई, अच्छा भाई, ठीक भाई, ये भाई, वो भाई, देखो ना भाई, किस तरह भाई, मैंने आपको बोला था आपको पढ़ के आना है वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़ के आना है? वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़ के आए सब लोग? याद करो, कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेज बोलते हैं जिनका बटन पाथ पे डिपेंड, और कंजर्वेटिव फोर्सेज एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं में क्या पोटेंशियल डिफाइन करी जाती है, वरना पोटेंशियल डिफाइन क्या? पोटेंशियल और बर्डन में क्या रिलेशन है? बर्डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बर्डन इक्वल टू, क्योंकि इनका बर्डन पाथ पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अगर पाथ पे डिपेंड करता तो हर पाथ के लिए अलग अलग पोटेंशियल होती है, जिसका कोई मतलब, अगर किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल डिफाइन करनी हो तो किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल पता होनी, वरना काम चलने वाला। मान लो मैं बोलूं यहां से किसी ब्लॉक को उठा के यहां ले आया h हाइट पे, तो क्या उसकी पोटेंशियल mgh कितनी? mgh। पर वो mgh तब जब यहाँ 0। अगर यहाँ पे mgh मान ले तो यहाँ कितनी? यहाँ 5 mgh। तो यहाँ मतलब किसी भी जगह पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ किसी एक जगह पे अपने पोटेंशियल पता होनी। जनरली हम पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए किसी एक अच्छी जगह पे 0 डिफाइन कर लेते हैं। क्या डिफाइन कर लेते हैं? किसी भी एक जगह की पोटेंशियल डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट पे। किस पे? बट उनके बीच का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड, ये बात अपन जानते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के 3 टाइप होते हैं। कांस्टेंट फोर्स, कौन सा फोर्स? अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो बर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा और वो कंजर्वेटिव कहलाएगा। या फिर दूसरी टाइप का फोर्स fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप टाइप। जैसे कि हम अगर अपन बात करें जो अपना फोर्स है, मान लो हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स अपना कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि अपन जानते हैं कि इसका जो फोर्स है, मान लो वो है F बराबर माइनस kx i कैप। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लू इस जगह पे, तो क्या फोर्स है? माइनस kx i कैप। क्या आई के साथ एक्स का फंक्शन? जो दूसरी टर्म आपको सिखाई गई थी वो बोला गया था कि फोर्स इस प्रकार का अगर हो, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। अगर इस तरह का फोर्स हो, अगर इस तरह का फोर्स हो तो वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। मतलब आई के साथ एक्स का फंक्शन, जे के साथ और के साथ। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि फोर्स आपका ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस 2y जे कैप, तो कंजर्वेटिव है कि नहीं है? देखते आप बता सकते हो, इसमें कोई बटन की जरूरत, सॉरी पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। फिर अगर आप ध्यान दो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आप ध्यान दो तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। ये Q1, ये ओरिजिन, मतलब यहां से एक दूरी पे Q2 रखा हुआ है, इसे ओरिजिन मान के x मान लिया। तो सोचो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में? k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप। बोल यस और नो? देखिए सेकंड फॉर्मेट का है। अरे यार कौन सी फॉर्मेट का है? मतलब आपका जो, मतलब इसे सेकंड फॉर्मेट कह रहा हूं मैं, है ना। फर्स्ट फॉर्मेट थी जब कांस्टेंट फोर्स था। कैसा फोर्स था? कांस्टेंट फोर्स। तो ये k Q2 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप, इसका मतलब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें पोटेंशियल डिफाइन। तीसरे टाइप का फोर्स, मान लो मैं आपसे बोलूं, मैं देखता हूं तुम्हें कितना आता है, एक सवाल पूछता हूं आपसे सिंपल सा 11वीं से ही, देखते हैं कितना आता है तुम्हें। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि फोर्स है 2x y क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप। ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। बताओ 1,2 पे क्या होगी? पहला था ऊपर वाला फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? मैं 11वीं का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देखा कितना पढ़ के आया तुम लोग। हाँ भाई, कितना कितना? क्या बात कर रहे हो? सोच लो। 18 पक्का? क्या करते हैं पहले तो, क्या अपन लिखते हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको लिखाया गया था डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्डन। अगर आप ध्यान से लिखो तो इसे लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बोल यस और नो? यू इनिशियल अपन देखे तो 10 माइनस यू, 10 माइनस इक्वल टू वर्डन बाई कंजर्वेटिव। वर्डन बाई कंजर्वेटिव को लिखा जाएगा 2xy क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। कंजर्वेटिव है कि नहीं है? ये कौन सी फॉर्मेट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है? कैसे जज करते हो तुम परफेक्ट डिफरेंशियल? पहले इसे x के रेस्पेक्ट में
पार्शियल इंटीग्रेट, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी ऐसा देख, ये तो फर्स्ट फॉर्मेट तो है नहीं और सेकंड भी नहीं है क्योंकि आई में एक्स भी है और तो ये हो सकती तो थर्ड ही होगी वरना कोई भी, तो चेक कैसे करेंगे, या इसको पार्शियल इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसे पार्शियल इंटीग्रेट करो वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर, अगर दोनों सेम आ जाए, अगर दोनों, तो फिर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो फिर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। और वो वही टर्म डायरेक्ट यहां पे देखिए कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को क्या के मान लें, क्या मान लें, और लिमिट लगा दें, क्या के की लिमिट 0 से लेकर 1,2 मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब यानी कि क्या 8, यार आवाज नहीं है यार, मतलब 10 माइनस 8 तो क्यों 8 आएगा ना, ये तो सही तो लिखा है मैंने, कहा माइनस यहां पे, अरे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख लिया ना, तो 10 माइनस यू इक्वल टू 8, तो यू की वैल्यू 2, प्लस माइनस का ध्यान रखना, अरे हाँ ना बोल, तो आंसर आया 10 माइनस यू इक्वल टू 8, तो यू की वैल्यू आई 2 जूल। अच्छा अगर मान लो मैं आपसे बोलूं, एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे रिपीट टेलीकास्ट होगा, देखो मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड क्यूब, फाइंड फोर्स एट 1,1,2। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है तो फाइंड फोर्स एट 1,1,2। तुम्हें याद है फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो फोर्स कैसे निकालते थे, माइनस डब्ल्यू डबा एक्स आई के माइनस डब्ल्यू बाई डबा वाई, तुम्हें पता ही नहीं, पता है फॉर्मूला, माइनस डब्ल्यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डब्ल्यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डब्ल्यू बाई डबा जेड के कैप, याद है भूल गया, डब्ल्यू बाई डबा एक्स का मतलब एक्स के अलावा सब कांस्टेंट मान लो और सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, तो आएगा ये आएगा माइनस 2x आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 जेड स्क्वायर के कैप, बोल यस और नो। सो दिस इज द फोर्स एक्सप्रेशन, दिस इज द फोर्स एक्सप्रेशन। अब इसमें 1,1,2 डाल दो, कोई खास बात नहीं है, तो आंसर आएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 24 के कैप। अच्छा जेड स्क्वायर है 12 के कैप, बोलो सही बोल रहा हूं क्या, अरे हाँ ना बोल, बेसिक बात, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं, फोर्स बताओ तो फोर्स वही जो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के 3 टाइप, यहां तक हमको क्लैरिटी, कोई बुराई वाली बात। अब बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आसान करने के लिए लाई गई है, देखते हैं, आइए समझते हैं। मान लो एक चार्ज है Q1 फिक्स्ड है, यहां से R1 दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक Q2 चार्ज है, क्या है Q2 चार्ज। मान लो मैं इस Q2 चार्ज को R1 दूरी से उठा के R2 दूरी पे ले गया, क्या मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज करी कि वही रखी। प्रैक्टिकली सोचो, वैसी ही बात है कि अर्थ और मास, जो एमजी या पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो मास की होती है कि अर्थ और मास की होती है, कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी खेला जाता है Gm1m2/r, आपको बाद में समझ में आएगा। खैर अब असलियत में जब मैं उसको ले जाता हूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, किसकी, सिस्टम की। अब एक सिस्टम ये है और दूसरा सिस्टम तब बनेगा जब इस Q2 को यहां ले जाया जाएगा। अरे नहीं आया, मान लो जो सिस्टम Q1 और Q2 R1 दूरी पर थे, कहां पर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी थी UR1 और यू कैन से U इनिशियल, बोलो क्लियर। और जब Q1 Q2 R2 दूरी पर थे
तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी थी UR2, दैट इज U फाइनल। पहले था जो बोला चमका। अब ये भी सही सच्चाई है कि अगर मैं U इनिशियल से U फाइनल लिखूं तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इज बेसिकली इंटीग्रेशन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अगर वो वेरिएबल है तो क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? मान लेते हैं कि x दूरी पे जाके अपन ने फोर्स की चर्चा करी, बोलो फोर्स कितना? क्या मुझे लिखना चाहिए U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई dx बाई एक्स स्क्वायर? बोल यस और नो। यार मुझे लगा ही तो मैं आया। वर्क डन होता है F डॉट dx। क्या होता है? F डॉट dx। तेज तो नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है? F डॉट dx। बोल लिमिट कहां से कहां तक? R1 से R2। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर? कितना? माइनस 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2। बोल यस और नो। K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2। U इनिशियल माइनस U फाइनल। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। ये अपनी एक बेसिक बात आ गई। अब एक बात समझ में आती है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। क्या है ये? मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपने जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। पर याद रखो जीरो कहां मानी थी? क्या नेचुरल लेंथ पे? तब वो हाफ के एक्स स्क्वायर आई थी। बोल आई थी नहीं आई थी? तो एक ऐसी जगह जीरो मानना चाहिए जहां से फॉर्मूला आसान बने। अब यहां कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि हम ऐसा माने कि व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो, विच इज लॉजिकल। हमने क्या माना? व्हेन मतलब दोनों पार्टिकल कितनी दूरी पर हो, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी? उससे फॉर्मूला आसान हो जाएगा इसलिए माना गया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। नहीं आया? अरे कहीं तो जीरो मानना होगा ना। हमने कब जीरो माना? जब दोनों कहां पर हो? जब दोनों इन्फिनिट डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हुई वो कितनी हुई? जीरो। कोई बुरे वाली बात? चलो भाई, तो जीरो मान ली। अब सोचो, इसको यहां पे आप रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब अपन ये माने कि अगर मैं R2 इस पर्टिकुलर सवाल में R2 को इन्फिनिटी रख दूं तो क्या UR2 और U फाइनल क्या जीरो हो गया? यार आवाज नहीं आई यार। नहीं आया। अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं R2 को इन्फिनिटी रख दूं तो UR2 क्या जीरो हो गया? अजम्पशन है, कोई बुरे वाली बात नहीं। और U इनिशियल हो गया R1, तो लिखा गया UR1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R1, K Q1 Q2 बाई R1। और R2 की वैल्यू कितनी है? तो 1 बाई इन्फिनिटी। तो यही तो बचा। अगर मैं अनंत पे जीरो मान लूं तो R1 वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या K Q1 Q2 बाई R1 होगी? इसमें R2 का कहीं कोई रोल? क्या चुपचाप बढ़िया फॉर्मूला नजर आ रहा है? इसका मतलब कैसे डिफाइन करा गया मैं आपको समझाता हूं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? अगर Q1 Q2 R दूरी पर है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा गया K Q1 Q2 बाई R। Q1 Q2 बाई R। पर मन के किसी कोने में याद होना चाहिए कि ये तब हुआ जब हमने अनंत पे क्या माना था? बट व्हाट इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स? अगर आपसे कोई पूछे तो K Q1 Q2 बाई, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि अनंत पे अपन ने, इट इज अंडरस्टूड, इट्स अ कॉमनली एक्वायर्ड फॉर्मूला। पहले था जो बोला चमका। तो दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? K Q1 Q2 बाई, K Q1 Q2 बाई Q1 Q2 कैसे रखेंगे? साइन के साथ, बिना साइन के साथ? कैसे रखेंगे? डायरेक्शन किधर होगी इसकी? पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर है, डायरेक्शन ढूंढने लगे। हाँ, क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। Q1 Q2 कैसे रखेंगे? Q1 Q2 रखेंगे साइन के साथ, बस। और मन में याद रखेंगे कि भैया अगर दो चार्ज पार्टिकल्स R दूरी पर है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R है। व्हेन वी अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। कोई बुराई वाली बात? पहली बात तो बेसिक प्रोसीजर जो आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है, उतारें।
चलो भाई आ जाओ। अब मैंने इसकी थोड़ी सी फील और कराता हूं आपको कि असलियत में पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज, है क्या चीज मतलब हमने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2/R) है। क्या है? ठीक है, समझ आया। ठीक है, क्या चीज है, क्या है मतलब रियलिटी में, किस फॉर्म में है ये? थोड़ी सी और फील करते हैं इसको। वैसे फॉर्मूला याद है अपने को, K(Q1Q2)/। एक्चुअली ये वो एनर्जी है जो इस सिस्टम को बनाने में खर्च हुई, जो इस जब मैं पार्टिकल को उठा के यहां से यहां लाता हूं तो मैं बोलता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। कितनी है? क्या होता है वो mgh? असलियत में वो कार्य जो आपने इसको यहां से उठा के लाने में यहां पे वो इसके अंदर स्टोर इन द, ऐसे ही मानते हैं। इन द सेम वे K(Q1Q2)/R इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम टू, मैं थोड़ा और फील कराता हूं आपको अच्छा लगेगा। मान लो मुझे दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R दूरी पे रखने हैं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। कौन हूं? अगर मुझे सिस्टम बनाना है तो दुनिया में और कोई फोर्स नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो जब मैं पहला Q1 लेके आऊंगा अनंत से तो मुझे कोई कार्य करना पड़ेगा। जब पहला Q1 लेके आऊंगा तब मुझे कोई कार्य क्यों करना पड़ेगा? कोई फोर्स। तो मैं पहले Q1 ले आया, तो मैं पहले Q1 ले आया। ठीक, भूल जाओ वो भी अपन पढ़ रहे हैं, पहले उल्टी बात समझते हैं। मान लो Q1 ले आया तो मुझे कोई कार्य, अब अनंत में रखा हुआ है Q2 और मैं Q2 को यहां से यहां लाने लगा। मैं कौन? अच्छा, अब ऐसा माना जाता है कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे ला रहा हूं, आराम से, दुनिया का सारा समय मेरे पास है, बिल्कुल स्लोली ऐसे। मान लो कि लाते लाते मैं इस Q2 को x दूरी पे ले आया, तो मैंने जो फोर्स लगाया F बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या इधर लगाया, और चूंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये इधर फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा लगा? अगर ये बहुत स्लो, बहुत स्लो, तो क्या F एक्सटर्नल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली F? नहीं आया, अरे नहीं आया, एकदम पक्का। तो F एक्सटर्नल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली F electrostatic force, that is K(Q1Q2)/x²। बोल यस और नो। अब सोचो कि अगर मैं x पे जाकर dx की बात कर रहा हूं तो जो वर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा उसका माइनस टाइम्स एक्सटर्नल का होगा। अरे डायरेक्शन तो अपोजिट है, और ये हमेशा फोर्सेस बराबर है। बोल यस और नो। इट मीन्स व्हाट? वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्डन बाई कंजर्वेटिव। इसे थोड़ा सा याद रखना, कई बार कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन पूछ लेते हैं और कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस का माइनस टाइम्स होता है वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें? आप कुछ नहीं, एक्सटर्नल इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्डन ध्यान सोचो। तो अपन जब इधर से इधर आ रहे हैं, तो अपन जब, आपको लॉजिकली समझ में आएगा F एक्सटर्नल का वर्डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पक्की बात, सोच लो। तो आपको अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपन क्या लिखोगे? K(Q2)/x², लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से R तक। अपने को कहां तक लेना है? R तक। तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। 1/x² इंटीग्रेशन -1/x, तो 1/R आ गया। तो वर्डन कितना है? K(Q1Q2)/R। K(Q1Q2)/। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन पॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? एक्सटर्नल, क्योंकि अपन फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं और आ भी, मतलब वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू माइनस साइन वर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इक्वल्स टू K(Q1Q2)/। ये तुम्हें समझ आया? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अरे हाँ ना बोल। क्या है वही उसी के बराबर आया है? बोला आया है कि नहीं आया? पक्की बात। यानी कि K(Q1Q2)/R इज बेसिकली वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम। और अपन कह सकते हैं कि जो कार्य हमने सिस्टम को बनाने में करा, क्या वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया? वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या? इतनी बात समझ आएगी? एकदम पक्का? सोच लो, उतार लो जो भी तुम्हें उतारना हो।
जो अपने शब्दों में लिखना हो लिख लो। हाँ भाई, मान लो कि अभी जो अपन ने सिस्टम बनाया वो उसमें कितने चार्ज थे, 1 2 2, मान लो 2 चार्ज हैं, तो भाई समझ में आता है कि Q1 कैसे से सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब Q1 लाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, जब 2 लाए, दोनों Q मान लेते हैं R दूरी पे, जब 2 लाए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 लिखनी पड़ी, और वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 कितनी है, KQ² बाई R या A, जो भी अपने को लिखना हो लिख लेंगे। तो ये 2 चार्ज पार्टिकल की ये आंसर, बहुत बढ़िया समझ आया। मान लो अब हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल है। ध्यान सुनना, तो कुछ अच्छी चीजें सिखाऊंगा इसमें। चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, 2 सवाल में कराऊंगा, तीसरा टफ आपसे कराऊंगा। A और सब अच्छे सिखाऊंगा, ध्यान सुन। ये सिस्टम कितने चार्ज, कितने ट्राइंगल पे रख दिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा सिस्टम बनाना है तो सर के बेसिक प्रोसीजर से ही चले। सबसे पहले 1 को लाओ, सबसे पहले किसको लाओ, जब आप 1 को लाए सबसे पहले तो आपको क्या कार्य करना पड़ा, क्या कार्य करना पड़ा, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो आपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी 0, कितनी लिखी 0 0 नहीं लिखते, फालतू बार बार हटा देते हैं, है ना, समझने के लिए। अच्छा, अब जब 2 को लाए तो किसकी वजह से कार्य करना पड़ा, किसकी वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1। पर जब, अच्छा ये वैल्यू है कितनी, KQ² बाई A, कोई बुराई, सोच लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब 3 को लाए तो किसकी वजह से कार्य करना पड़ा, क्या दोनों की वजह से करना पड़ा। अच्छा, जब 3 को लाए तो 1 कितना फोर्स लगाएगा, ये इस बात के इंडिपेंडेंट है कि 2 है या, और 2 कितना लगाएगा, ये इस बात के इंडिपेंडेंट है कि 1 है या, बोलो है, क्योंकि ये बात हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 फोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, यस और नो, बहुत बढ़िया साहब। तो मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1, अभी भी दूरी यही है, अभी भी दूरी, तो KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A, कुल मिला के, अरे भाई हाँ ना बोल, पहले तो प्रोसीजर समझ आया कि नहीं आया, आया ना, पक्की बात। चल रुक जाओ, उतार लेने, एक से पहले सुन ले एक और एग्जाम्पल, 4 वाला, कितने वाला, Q Q Q Q, बोलो क्लियर है, Q Q Q Q, 1 2 3 4, प्रोसीजर फिर से सेम। सबसे पहले किसको लाओ, 1 को लाओ, कितना कार्य करना पड़ा, कितना करना पड़ा, 0। फिर क्या 2 को लाओ, किसको लाओ, जब 2 को लाओगे तो क्या 1 की वजह से कार्य होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, बोलो कितना, KQ² बाई, चलो अब 3 को लाओ, 3 को लाओ, बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, बराबर है, अलग अलग है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 कितना है, KQ² बाई √2A प्लस KQ² बाई A, नहीं आया, आया नहीं आया। अब चौथे को लाओ, कितनी टर्म होंगी, चौथे को लाओ, कितनी टर्म होंगी, 3। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 3। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 1, KQ² बाई, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 2, KQ² बाई √2 है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 3, KQ² बाई A, मुझे लगा तुम्हें आया, लिख दो, KQ² बाई A कॉमन आ गया,
4 बार प्लस √2। अरे तुम्हें नहीं आया, रहता एक रुक जाए। अब बात को समझ। सवाल, जब 2 टर्म थी, कितनी टर्म थी? मतलब 2 पार्टिकल थे तो यहां कितना है टर्म आई। जब 3 पार्टिकल थे तो यहां कितनी टर्म आई? तो 4 पार्टिकल थे तो 5 हो गए। तो मान लो 5 पार्टिकल होते तो कितनी टर्म आती? कितनी? इससे देख ले, आगे समझ में आ जाएगा तेरे को। कितनी आती? कितनी आती? सोच के बोल। सोच, 4 तक तो 6 आती आती। अब जब 5 वाला आते तो क्या 4 वर्डन और आते? तो 6 और 4 10। सोच 6 होती तो कितनी? देख, नंबर ऑफ टर्म्स है NC2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देख देख देख, गणित आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नहीं आया। अरे NC2 समझता है ना? यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2C2 1, 3C2 3, 4C2 6, 5C2 10। C क्या है सर ये? अभी आता है ना तुम्हें? आता है कि नहीं आता? अब रुक जा। अब सोच, ऐसे टर्म बढ़ती जाएंगी। मान लो मैं 7 पार्टिकल ले लूं या 8 ले लूं। 8C2 कितना? 7 4 28। कितनी टर्म? 28। तो लिखते लिखते बाउल हो जाएगा मतलब। हालांकि बेसिक प्रोसीजर यही है, बट कुछ सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है। क्या वो सुने? समझना उसको ध्यान से। इस जो टर्म है इसको ध्यान से देखो। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। U टोटल इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 टाइम्स U21 प्लस 2 टाइम्स U31 प्लस 2 टाइम्स U32। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 सेम बात, अलग? सेम बात। सो 1/2 U21 प्लस U12 प्लस U31 प्लस U13 प्लस U32 प्लस U23। बोलो क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका फोन आया है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 बेसिकली। अच्छा, 4 होते तो 4 पार्टिकल के हिसाब से आता। U1 represents what? Potential energy of 1 due to all the other particles. Due to? Got my point? In the same way, U21 plus U23 represent U2 and U31 and U3 represents U3. क्या इसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3। यार अच्छा, 4 होते तो U4 and U1 U2 U3 represents what? U1 represents potential energy due to। अब चूंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक सिस्टम है तो U1 U2 U3 में क्या अंतर है? जैसा U1 आएगा वैसे ही, क्योंकि पूरा सिमेट्रिक। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। आया नहीं आया? पक्की बात। तो अगर अपने सोचे तो फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स, क्या U1 U2 U3 बराबर है? अरे यार हाँ ना बोल, मैं थोड़ा जनरलाइज करता हूं। U1 U2 U3 U4 एंड सो ऑन। अगर ये सब बराबर है तो क्या लिखना चाहिए? N/2 U1। यार नहीं आया, क्या लिखना चाहिए? N/2 तो U टोटल आ गया। शॉर्ट ट्रिक फॉर सिमेट्रिक सिस्टम। N/2 छोटा कैसे हुआ देखते हैं। इसमें तो इतना नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा, आगे और दिखेगा। U टोटल N/2 U1 3/2 U1 3/2 U1 मतलब क्या? एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू ऑल द अदर पार्टिकल्स। 1 की एनर्जी दोनों की वजह से 2kq²/a आंसर। अरे कभी तो हाँ ना बोल। नहीं आया? इधर देखते शॉर्ट ट्रिक से। देखो
यू टोटल 4/2 U1 क्या किसी भी एक की एनर्जी बाकी तीन की वजह से? चल बोल, इसमें U1 में कितनी टर्म आएंगी? 1, 2 और 3। चलो कितने ए दूरी पर हैं? कितने ए दूरी पर हैं? तो 2kq², मैं तेज पढ़ा दिया थोड़ा, 2kq² a, और a कितनी दूरी पर है? तो kq², देखिए ये आंसर। अरे हाँ ना तो बोल। हमें बेसिक तो आता ही है, हमें बेसिक तो, पर हमें शॉर्ट ट्रिक भी आनी। अच्छा कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। तो जो बोला चमका, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? ढंग से जैसे मुझे याद है बिल्कुल आपको भी डिट्टो याद होना चाहिए, बिल्कुल रटवा, बिल्कुल परेशान नहीं होना उसमें। चलो उतार लो। उतार ले तो एक सवाल दे दूं, है ना? बहुत बड़ा सवाल है, पर अगर शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो एक लाइन है, 2 लाइन है। मान लो क्यूब है, क्यूब के कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। शाबाश। चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यूब है, साइड है ए, साइड है ए। इसी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सोच के देखो तो 8 है पार्टिकल, तो 8c2, 28 टर्म आनी चाहिए। ध्यान से करोगे, एक लाइन में लिखोगे। क्या 8/2 U1? अरे आवाज नहीं आई यार। 8/2 U1 में कितनी टर्म होंगी? 7। अब देख, इस 1 से कितने पार्टिकल ए दूरी पर है? तो 3kq²a। अच्छा, इससे कितने पार्टिकल √2a दूरी पर है? 3। तो 3kq²/√2a, 6 टर्म हो गई। एक क्या बॉडी डायगोनल? कौन सा डायगोनल? बॉडी। अरे ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? √3। ये आंसर है। हुआ थोड़ी तुमसे? हुआ कि नहीं हुआ? और कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक से जाने में कोई बुराई तो अपन कर ही सकते हैं। क्या पिक्चर यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट दिन अपनी मंडे को क्लास है, कोई होमवर्क नहीं अभी इसमें, 2 क्विज करके आनी है और ढंग से करके आना, मैं एक बार करा दूंगा उसे।